Okay, students, there was some technical problem for some internet issues. So I am back with this. So now let's go with the life of bearing. Now, the life of bearing of an individual ball or roller bearing may be defined as the number of revolutions or hours at some given constant speed which the bearing runs before the first evidence of fatigue develops in a material of वन ऑफ द रिंग्स और एनी ऑफ द रोलर एलिमेंट. ठीक है. अब इंडिविजुअल बॉल बेयरिंग की अगर अपन लाइफ की बात करें तो इंडिविजुअल बॉल बेयरिंग की लाइफ अपन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में डिफाइन करते हैं कि इतने रेवोल्यूशंस इसकी लाइफ है. ठीक है. या फिर नंबर ऑफ आवर्स में अगर अपने को डिफाइन करनी है, इन दैट केस वी हैव टू यूज सम कांस्टेंट स्पीड. उस कांस्टेंट स्पीड के बेसिस के ऊपर अपन नंबर ऑफ आवर्स में उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये नंबर ऑफ लाइफ या नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे डिफाइन होते हैं? अपन किसी भी एक बैरिंग को जब किसी एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पीड से अपन उसको रोटेट कराते हैं, कंटिन्यूअस रोटेशंस के बाद में उसके अपन रेवोल्यूशंस काउंट करते जाते हैं. जैसे ही उसमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग डेवलप होता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग मतलब कहीं पे उसमें क्रैक आया या हल्का सा डिफॉर्मेशन हुआ या कुछ भी हुआ, एंड दैट विल बी इन द वन ऑफ द कोई भी आपका अपर रे आउटर रेस हो, इनर रेस हो, कोई भी रिंग हो या फिर कोई भी बॉल या रोलर हो. इनमें से किसी भी एक में अपने को जैसे ही फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग नजर आता है, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो बेरिंग ले चुका होता है, दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बॉल बेरिंग. उस इंडिविजुअल बॉल बेरिंग की लाइफ होगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में. अगर अपन नंबर ऑफ आवर्स चेक कर रहे हैं किसी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, तो वो नंबर ऑफ आवर्स उसकी इंडिविजुअल लाइफ हो जाएगी. ठीक है. अब इंडिविजुअल लाइफ के बाद में अपन नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, दैट इज द रेटिंग लाइफ. अब रेटिंग लाइफ की अगर मैं बात करूं तो रेटिंग लाइफ एक ग्रुप की होती है. नाउ रेटिंग लाइफ इज a rating life of a group of apparentically identical ball or roller bearing is defined as the number of revolutions or hours at some given constant speed that 90% of groups of bearing will complete or exceed before the first evidence of fatigue develop. Only 10% of group of bearing fail due to the fatigue. अब रेटिंग लाइफ की अगर अपन बात करें तो रेटिंग लाइफ एक ग्रुप की है. एक अपन ने ग्रुप लिया जिसमें कि आइडेंटिकल बॉल बेरिंग्स है. फॉर एग्जांपल मैंने 100 बेरिंग्स लिए, 100 बेरिंग्स का एक आइडेंटिकल 100 बेरिंग्स का मैंने ग्रुप लिया और उन आइडेंटिकल बेरिंग्स को मैंने रन कराया. ठीक है. एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर मैं उसको रोटेट करा रहा हूं और उनकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में काउंट करता जा रहा हूं. ठीक है. कुछ टाइम के बाद में मेरे को कुछ रेवोल्यूशंस के बाद में मेरे को आइडेंटिफाई हुआ कि एक बेरिंग में थोड़ा सा फटीग आया है. तो मैं स्टिल अभी उसको कंटिन्यूस करता जाऊंगा. जैसे ही 90% बेरिंग्स किसी पर्टिकुलर रेवोल्यूशंस को या पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स तक वर्क कर लेंगे, ठीक है, दैट विल बी द रेटिंग लाइफ ऑफ दैट कंप्लीट ग्रुप. 90% बेरिंग्स मतलब 10% ग्रुप्स का अपन फेलियर मान सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोटेशन कराना स्टार्ट किया, सो 10 टू द पावर 2 साइकिल्स के ऊपर उसमें एक बेरिंग गड़बड़ हो गया तो 99 बेरिंग्स चल रहे हैं अभी भी. 10 टू द पावर 3 साइकिल्स के ऊपर आपका एक और बेरिंग गया. ऐसे ही 10 टू द पावर 7 साइकिल्स, 6 साइकिल, 5 साइकिल्स तक आते आते मेरे पास 9 बेरिंग्स जो है वो फेल हो गए. जैसे ही मेरा 10वां बेरिंग फेल होगा, मीन 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचेंगे. तो 90% बेरिंग्स जैसे ही मेरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस करेगा और 10वां बियरिंग फेल करेगा, बस उसी पॉइंट के ऊपर जो मेरा रोटेशन होगा, दैट विल बी द रेटिंग लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. किसी भी ग्रुप, उस ग्रुप की वो रेटिंग लाइफ कहलाएगी. मतलब किसी भी ग्रुप का 90% बेरिंग्स अगर कोई एक पर्टिकुलर रेटिंग लाइफ, पर्टिकुलर रेवोल्यूशंस क्रॉस कर जाते हैं, देन दैट विल बी द रेटिंग लाइफ ऑफ द ग्रुप. ठीक है. ऐसे ही मिनिमम लाइफ भी आता है. द टर्म मिनिमम लाइफ इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट द रेटिंग लाइफ. It has been found that life which 50% of group of bearing will complete or exceed approximately 5 times the life which 90% of the bearing will complete or exceed. ठीक है. मिनिमम लाइफ जो है वो रेटिंग लाइफ से इस तरीके से रिलेटेड है. मिनिमम लाइफ मतलब 50% बेरिंग्स जो लाइफ कंप्लीट करती है वो दैट इज जनरली 5 टाइम्स ऑफ द लाइफ दैट 90% ऑफ द बेरिंग्स विल कंप्लीट. 90% बेरिंग्स जो लाइफ कंप्लीट करते हैं वो ही लाइफ 50% बेरिंग्स में अपन लोग कंप्लीट करेंगे. नाउ एवरेज लाइफ ऑफ बेरिंग इज 5 टाइम्स द रेटिंग लाइफ और मिनिमम लाइफ. ठीक है.
rating life का 5 times होता है average life of bearing. It may be noted that the longest life of a single bearing is seldom longer than 4 times the average life of the maximum life and single bearing about 30 to 50 times of the minimum life. ठीक है, ये एक सिर्फ नोन फैक्ट है जिसके लिए अपन लोग वर्कआउट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, दिस इज द टेबल जहां से अपन लोग जनरली लाइफ ऑफ बेयरिंग आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ लिस्ट ऑफ, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एप्लीकेशंस ऑफ बेयरिंग्स आ रहा है, ये आप लोगों को नजर आएगा. सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. एप्लीकेशन ऑफ बेयरिंग्स, ये मेरा यहां पे एप्लीकेशन ऑफ बेयरिंग्स है. ठीक है, और ये है लाइफ ऑफ बेयरिंग. ये लाइफ ऑफ बेयरिंग है लेकिन आवर्स में है, नंबर ऑफ आवर्स में लाइफ ऑफ बेयरिंग. अब इंस्ट्रूमेंट एंड अपैरेल्स दे आर रेयरली यूज्ड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेटर्स, मैकेनिज्म फॉर ऑपरेटिंग स्लाइडिंग डोर एयरक्राफ्ट इंजन्स, इनकी जो लाइफ है वो 500 है. ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजन्स की 1000 से 2000 है. मशीन यूज फॉर पीरियड ऑफ इंटरनेशनल यूज, हैंड टूल्स, लिफ्टिंग ट्रिक्स एंड वर्कशॉप्स, ऑपरेटिंग मशीन, एग्रीकल्चर मशीन्स, उनकी 4000 से 8000 आवर्स के आसपास होती है. ठीक है, तो अपनी जो भी मशीन है वो अपन इस पर्टिकुलर लिस्ट में से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी लिस्ट है, और यहां से अपन उसकी इस साइड से, ये जो लिस्ट है इस साइड से अपन उसकी जो लाइफ है वो नंबर ऑफ आवर्स में अपन उसकी लाइफ को ले लेते हैं. ठीक है, यहां से मैं किसी भी बेयरिंग के लिए लाइफ ऑफ बेयरिंग आइडेंटिफाई करता हूं. ठीक ना, नेक्स्ट है बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग का मतलब, अब लेट्स सी व्हाट इट सेज. द बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग is defined as the constant stationary radial load or constant axial load which a group of apparently identical bearings with stationary outer ring can endure for a rating life of 1 million revolution, which is equivalent to 500 hours of operating 33.3 rpm. Only 10% with only 10% of failure. ठीक है, अब बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग जो है वो बेयरिंग लाइफ के साथ में कनेक्टेड है. नाउ बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग की अगर अपन बात करें तो इट इज दैट कांस्टेंट स्टेशनरी रेडियल लोड, कांस्टेंट स्टेशनरी रेडियल लोड, रेडियल बॉल बेयरिंग और रोलर बॉल बेयरिंग के केस में, या कांस्टेंट एक्सियल लोड इन केस ऑफ थ्रस्ट बॉल और रोलर बेयरिंग. ठीक है, रेडियल बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग के केस में कांस्टेंट रेडियल लोड एंड कांस्टेंट एक्सियल लोड इन केस ऑफ थ्रस्ट बॉल और रोलर बेयरिंग, which a group of apparently identical bearings with stationary outer ring. ठीक है, आइडेंटिकल बेयरिंग्स का जिनका आउटर रिंग स्टेशनरी है वो 1 मिलियन रेवोल्यूशंस की रेटिंग लाइफ को क्लियर कर ले विथ ओनली 10% ऑफ फेल्यूर. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर लोड इज द बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग. फॉर एग्जाम्पल 100 आइडेंटिकल बेयरिंग्स मैंने लिए, ठीक है, और उन 100 आइडेंटिकल बेयरिंग्स के ऊपर से मैंने 100 न्यूटन का लोड लगाया. अब उस 100 न्यूटन के लोड के बेसिस पे मैंने उनको 33.3 आरपीएम्स के ऊपर कंटिन्यूअसली रोटेट किया. अब रोटेशन के साथ में जैसे ही जो कंटिन्यूअस रोटेशन के साथ में उस वो जो बेयरिंग है वो 500 आवर्स तक अगर 100 न्यूटन्स को बेयर कर लेते हैं विथ ओनली 10% ऑफ फेलियर, मतलब 500 घंटे में उस 100 बेयरिंग्स में से सिर्फ 10 बेयरिंग फेल होते हैं और 90 बेयरिंग वो 500 घंटे 33.3 आरपीएम की स्पीड के ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट एनी फेल्यूर. इन दैट केस जो 100 न्यूटन्स है वो उन बेयरिंग्स का बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग हो जाएगा. ठीक है, बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग मतलब वो रेडियल लोड या एक्सियल लोड जो कि एक बेयरिंग का ग्रुप बियर कर ले 1 मिलियन रेवोल्यूशंस तक विथ ओनली 10% ऑफ फेलियर, उसमें से 10% फेलियर परमिसिबल है, देन दैट लोड इज नोन एज द बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग फॉर दैट ग्रुप. इसको अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये न्यूटन्स में दिया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड. अब डायनामिक इक्विवेलेंट लोड की अगर अपन बात करें तो डायनामिक इक्विवेलेंट लोड क्या बोलता है? द डायनामिक इक्विवेलेंट लोड में बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट स्टेशनरी रेडियल लोड फॉर इन केस ऑफ रेडियल बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, और एक्सियल लोड इन केस ऑफ thrust ball or roller bearing, which if applied to a bearing
with rotating inner ring and stationary outer ring would give the same life as that which the bearing will attain under actual conditions of load and rotations. ठीक है, सिंपल है बहुत। डायनामिक इक्विवेलेंट लोड रेटिंग वो कांस्टेंट स्टेशनरी रेडियल लोड या कांस्टेंट स्टेशनरी एक्सियल लोड है जो अगर अपन आउट रोटेटिंग इनर रिंग और स्टेशनरी आउटर रिंग वाले बेरिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो सेम लाइफ उन बेरिंग्स की रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक्चुअल कंडीशंस ऑफ लोड और रोटेशन में वो बेरिंग शो करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक अज्यूम लोड है जो कि उस पर्टिकुलर बेरिंग की लाइफ लेके आएगा एक्चुअल कंडीशंस में, जैसी कंडीशन रहेगी उसमें। ठीक है, नाउ द डायनामिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड W फॉर रेडियल and angular contact bearing except filling slot type under combined constant radial load and constant axial load or thrust load WA is given by। ठीक है, W की वैल्यू अपन किससे देते हैं? W is equal to XVWR plus YWA। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने हैं उसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा, सो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, W is equal to XVWR plus YWA where capital V is equal to rotational factor। देखो W मुझे मालूम है, W जो है वो मेरा डायनामिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड है, WA जो है ये जो W है वो मेरा डायनामिक इक्विवेलेंट लोड है। ठीक है, WR जो है WR मेरा कांस्टेंट रेडियल लोड है और जो WA है, ठीक है, WA इज कांस्टेंट एक्सियल और थ्रस्ट लोड है। ठीक, नाउ V जो है दिस V इज अ रोटेशनल फैक्टर। ये जो V है ये अपना रोटेशनल फैक्टर है। अब इस रोटेशनल फैक्टर की कुछ वैल्यूज है। ठीक है, V इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बेरिंग व्हेन इनर रेस इज रोटेटिंग। जब इनर रेस रोटेशन में रहेगा और आउटर रेस स्टेशनरी रहेगा, इन दैट केस सभी बेरिंग्स के लिए V की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगेन V इज इक्वल टू 1 फॉर सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग व्हेन इनर रेस इज स्टेशनरी। अगर इनर रेस स्टेशनरी है तो सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग्स के लिए V की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एंड V इज इक्वल टू 1.2, जो आपका V है वो 1.2 होगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बेरिंग एक्सेप्ट सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग्स को छोड़ के सभी बेरिंग्स के लिए V की वैल्यू 1.2 होगी व्हेन इनर रेस इज स्टेशनरी। ठीक है, तो V जब इनर रेस आपका रोटेटिंग होगी तो सबके लिए V की वैल्यू 1, जब इनर रेस स्टेशनरी है तो सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग के लिए V की वैल्यू 1 और बाकी के सारे बेरिंग्स के लिए V की वैल्यू 1.2। अब V मिल गया मेरे को, अब बचती है कहानी X की और Y की। नाउ X और Y क्या है? नाउ द वैल्यूज ऑफ रेडियल लोड फैक्टर X इज द रेडियल लोड फैक्टर एंड Y इज द एक्सियल और थ्रस्ट लोड फैक्टर। एक्सियल और थ्रस्ट लोड फैक्टर Y for dynamically loaded bearing may be taken from the table of design data book। डिजाइन डेटा बुक में एक टेबल है जहां से कि अपन इन X और Y की वैल्यूज लेंगे। अब ये वैल्यूज कहां से आएंगी देखिए, दिस वन इज द टेबल। ठीक है, ये टेबल बहुत बड़ी है इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y फॉर डायनामिकली लोडेड बेरिंग। ठीक, अब यहाँ पे ये जो FA दिख रहा है आपको, this FA is the axial load, FA ये WA है, FR is WR। ठीक है, रेडियल लोड है, कांस्टेंट रेडियल लोड एंड कांस्टेंट एक्सियल लोड। C0 जो है, C0 अपना बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग है। C0 इज द बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग और ये एक वैल्यू है लास्ट में E। ठीक है, नाउ अब अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले X और Y के लिए फर्स्ट वी आइडेंटिफाई मेरा बेरिंग कौन सा है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है या और भी कुछ।
फॉर एग्जांपल मेरा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग आता है, तो मैंने ये सबसे पहले डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग सिलेक्ट किया, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसकी सीरीज चेक करता हूं, कौन सी सीरीज का है, EL R 160, 60 R 60, 62, 63, 64, ERLS RMS, इन चारों में से किसी भी सीरीज का होगा तो अपन ये ले लेंगे, ठीक है। यहां से लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्सियल लोड और C0 का रेशियो निकालूंगा। एक्सियल लोड एंड C0 का रेशियो इसमें से जिस भी रेंज में आएगा, ठीक है, इसमें से जिसके भी नियरेस्ट होगा वो वाली वैल्यू अपन लोग ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स और इसकी वैल्यू आई मेरी FA/C0 आया मेरा 0.04, ये मैंने वैल्यू ले ली। अब FA/C0 की वैल्यू 0.04, अब मैं निकालूंगा FA/FR की वैल्यू। FA/FR मतलब WA/WR की वैल्यू, एक्सियल लोड अपॉन रेडियल लोड। अब एक्सियल लोड और रेडियल लोड की जो भी वैल्यू आती है उसको अपन इस E की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये जो मेरा E है, ठीक है, ये E है, इस E की वैल्यू से अपन कंपेयर करेंगे, ठीक। नाउ E की वैल्यू से मैंने कंपेयर किया, तो वो जो E की वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल अपना जो E है, ठीक है, अब इसके लिए E की जो वैल्यू है वो है 0.24, अपना ये 04 आ रहा है तो यहाँ पे E की वैल्यू आती है 0.24। अब अगर मेरा FA/FR मींस WA/WR E से कम या E के इक्वल है, मतलब 0.24 से कम या उसके बराबर है, देन मैं X की वैल्यू लूंगा 1 एंड Y की वैल्यू लूंगा 0, अगर दोनों कम या कम है। अगर FA/FR मतलब WA/WR E से ज्यादा है, इन दैट केस X will be equal to 0.56 and 1.8। 1 और 0 ये सबके लिए है यहाँ पे, इसलिए यहाँ 1 और 0 लेंगे और यहाँ 0.6 और 1.8। तो इस तरीके से अपन लोग X और Y की वैल्यू अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। ये चीजें सारे हर टाइप के बैरिंग के लिए पूरा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मेरे पास डीप ग्रूव और एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बैरिंग्स है। मूविंग टू द नेक्स्ट टेबल में आप देखिए, ये सिर्फ सेल्फ अलाइनिंग बॉल बैरिंग के लिए सारी वैल्यूज दी हुई हैं X और Y की, बाकी चीजें सेम है सारी। आगे अपन गए तो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग के लिए और टेपर्ड रोलर बेयरिंग के लिए, इन दोनों के लिए भी वैल्यू ये दी हुई है। तो डिजाइन डेटा बुक में ये सारे टेबल्स में आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो इसके बेसिस के ऊपर अपन लोग जितना भी एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है वो फाइंड आउट करके अपन डायनामिक लोड रेटिंग अपन फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ डायनामिक लोड रेटिंग फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग अंडर वेरिएबल लोड्स। अब वहां तो था कि एक सिंगल लोड था, अब वेरिएबल लोड्स के बेसिस के ऊपर अपन डायनामिक लोड रेटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ बेसिकली अपन लोग क्या है, लाइफ के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ द अप्रोक्सीमेट रेटिंग लाइफ और सर्विस लाइफ ऑफ अ बॉल और रोलर बेयरिंग इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल इक्वेशन L इज इक्वल टू C/W की पावर K इंटू 10⁶ रेवोल्यूशंस, ठीक है। ये अपना एक जनरल फॉर्मूला है रेटिंग लाइफ या सर्विस लाइफ निकालने का। L/W इज इक्वल टू C/W की पावर K इंटू 10⁶ रेवोल्यूशंस। या फिर अगर मेरे को बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग निकालनी है C, तो C इज इक्वल टू W इंटू L/10⁶ की पावर 1/K। नाउ वेयर कैपिटल L इज इक्वल टू रेटिंग लाइफ, कैपिटल C इज इक्वल टू बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डायनामिक लोड एंड K की वैल्यू जो है वो अलग रहती है थोड़ी सी। K इज इक्वल टू 3 फॉर बॉल बेयरिंग एंड K इज इक्वल टू 10/3 फॉर रोलर बेयरिंग्स, ठीक है। रोलर बेयरिंग्स से K की लिए वैल्यू 10/3 रहेगी और बॉल बेयरिंग्स के लिए सिर्फ 3। नाउ लाइफ ऑफ जो रिलेशन है, एक रिलेशन है आपका लाइफ इन रेवोल्यूशंस एंड लाइफ इन वर्किंग आवर्स के बीच में। नाउ the relationship between the life in revolutions capital L and the life in working hours capital LH is given by L is equal to 60 into N into LH revolutions, ठीक है। L is equal to life in revolutions, LH is equal to life in hours and N is the स्पीड इन आरपीएम, जिस स्पीड से आपका बेयरिंग रोटेट कर रहा है आरपीएम में वो स्पीड है। तो इस रिलेशन से अगर मेरे पास लाइफ इन आवर्स है तो मैं लाइफ इन रेवोल्यूशंस निकाल लेता हूं, लाइफ इन रेवोल्यूशंस है तो मैं लाइफ इन आवर्स निकाल लेता हूं, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर
Now, consider a roller contact bearing subjected to variable loads. Let W1, W2, W3, etc. be the loads on the bearing for successive N1, N2, N3, etc. ठीक है, आपके सक्सेसिव N1, N2, N3 रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए ये है. नाउ, अगर मेरे पास मल्टीपल लोड्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के लिए कुछ और लोड है, पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के लिए कुछ और लोड है, तो वो केस जहां पे चेक कर रहे हैं अपन लोग. ठीक है, अपन ने वेरिएबल लोड्स देख रहे हैं यहाँ पे W1, W2, W3, ये अलग अलग लोड्स हैं जो कि एक बैरिंग के ऊपर लग रहे हैं, और इन बैरिंग के ऊपर ये लोड्स लगने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल्स है. फॉर जैसे N1 नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए जो लोड लगा वो W1, N2 नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए लगने वाला लोड W2 है, N3 नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए लगने वाला लोड W3 है. ठीक है, सो bearing for successive N1, N2, N3, etc. number of revolutions respectively. Now, if a bearing is operated exclusively at constant load W1, then its life is given by, अगर bearing सिर्फ W1 जो है वो वर्क कर रहा है, W1 लोड के लिए वर्क कर रहा है, देन उसकी लाइफ हो जाएगी L1 इज इक्वल टू C अपॉन W1 की पावर के इंटू 10⁻6 रेवोल्यूशंस. ये हो गई. नाउ, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ लाइफ कंज्यूम्ड विथ लोड W1 एक्टिंग ऑन N1 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. ठीक है, N1 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए उसका फ्रैक्शन ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा? सो N1 अपॉन L1 इज इक्वल टू N1 टाइम्स W1 अपॉन C की पावर के इंटू 1 अपॉन 10⁻6. ठीक है, ये N1 रेवोल्यूशंस के लिए हो गया. देखो, सिंपल तरीका है. L1 टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गई. N1 रेवोल्यूशंस के लिए अपने को पहले 1 रेवोल्यूशन के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1 अपॉन L1 कर लेंगे तो 1 रेवोल्यूशन के लिए आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय N1 कर देंगे तो N1 रेवोल्यूशंस के लिए आ जाएगा. तो N1 अपॉन L1 ये एक N1 रेवोल्यूशंस के लिए हो गया. सिमिलरली N1 टाइम्स W1 अपॉन C की पावर के इंटू 1 अपॉन 10⁻6, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया लोड एक्टिंग N1 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए. सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ लाइफ कंज्यूम्ड विथ लोड W2 एक्टिंग फॉर N2 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. N2 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए फैक्टर ऑफ लाइफ कितना कंज्यूम हो जाएगा? N2 अपॉन L2 इज इक्वल टू N2 टाइम्स W2 अपॉन C की पावर k प्लस 1 अपॉन 10⁻6. and fraction of life consumed with load W3 acting for N3 number of revolutions is N3 upon L3 is equal to N3 times W3 upon C की power k into 1 upon 10⁻6. तो ये N1 लाइफ का N1 के लिए लाइफ फ्रैक्शन हो गया, N2 के लिए लाइफ फ्रैक्शन हो गया और N3 के लिए लाइफ फ्रैक्शन हो गया. बट N1 upon L1 plus N2 upon L2 plus N3 upon L3 plus and so on is equal to 1. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड टोटल नंबर ऑफ लाइफ दोनों सेम रहेंगी, तो लाइफ अपॉन रेवोल्यूशंस तो 1 हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ N1 L1 की जो वैल्यूज हैं जो अपन ने अभी पीछे देखी थी, ठीक है, ये N1 अपॉन L1, N2 अपॉन L2, N2 अपॉन L3, N3 अपॉन L3, ये वैल्यूज जो है वो अपन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देंगे. सो देयरफॉर ये इक्वेशन जो बन जाएगी मेरी N1 टाइम्स W1 अपॉन C की पावर k प्लस k इंटू 1 अपॉन 10⁻6 प्लस N2 अपॉन W2 अपॉन C की पावर k इंटू 1 अपॉन 10⁻6 प्लस N3 अपॉन W3 अपॉन C की पावर k इंटू 1 अपॉन 10⁻6 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1. ठीक है, N1 अपॉन L1, N2 अपॉन L2, N3 अपॉन L3 की वैल्यूज अपन ने इस इक्वेशन में रख दी प्रीवियसली देख के. नाउ नीचे से मेरे पास C की पावर k इंटू 10⁻6 कॉमन आ रहा है, तो वो मैंने नीचे से लेके पूरा एलसीएम लेके उसको ऊपर सामने निकाल दिया. तो जो मेरे पास रिलेशन बचा दैट इज N1 इंटू W1 की पावर k प्लस N2 इंटू W2 की पावर k प्लस N3 इंटू W3 की पावर k प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू C की पावर k इंटू 10⁻6. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1. नाउ if an equivalent constant load W is acting for n number of revolutions, then अगर n number of revolutions के लिए equivalent constant load W आ रहा है, then n is equal to C upon W की power k into 10⁻6. ठीक है, ये n revolutions के लिए W load एक्ट कर रहा है. सो इसको अपन ने और थोड़ा सा प्रिसाइजली लिखा. सो n into W की पावर k is equal to C की पावर k into 10⁻6.
ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2 वेयर n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू से अगर अपन बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से अपने को ये मिल जाएगा n1w1 की पावर k प्लस n2w2 की पावर k प्लस n3w3 की पावर k प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू n इंटू w की पावर k। ये मेरे को यहाँ पे मिल गया, यहाँ है ये वाला रिलेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, w की वैल्यू यहां से निकाली। सो w निकालने के लिए n1 इंटू w1 की पावर k प्लस n2 इंटू w2 की पावर k प्लस n3 इंटू w3 की पावर k प्लस एंड सो ऑन अपॉन n की होल पावर k। ये आ गई मेरी डायनामिक लोड रेटिंग फॉर वेरिएबल लोड्स। ये मेरा डायनामिक लोड रेटिंग आ गया वेरिएबल लोड्स के लिए। अब n की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया n1 प्लस n2 प्लस n3। सो जो मेरा डायनामिक लोड रेटिंग का फॉर्मूला हो गया दैट इज W इज इक्वल टू n1 इंटू W1 अपॉन W1 की पावर k प्लस n2 इंटू W2 की पावर k प्लस n3 इंटू W3 की पावर k प्लस एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन की होल पावर k। ठीक है, ये अपन यहां से किसी अपने डायनामिक लोड रेटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो था कि नंबर ऑफ स्पीड के ऊपर, नंबर कितनी आरपीएम के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको लाइफ साइकिल फ्रैक्शन में वर्क करूं कि भाई इस पर्ट एक बैरिंग है जिसकी टोटल लाइफ 10⁶ रेवोल्यूशंस है, लाइफ रेवोल्यूशन 1 के लिए इतना है, लाइफ रेवोल्यूशन 2 के लिए इतना, 3 के लिए, तो उस केस में जो फॉर्मूला है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू कैपिटल L1 W1 की पावर k प्लस कैपिटल L2 W2 की पावर k प्लस कैपिटल L3 W3 की पावर k प्लस एंड सो ऑन अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन की होल पावर k। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायनामिक लोड रेटिंग्स फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग अंडर वेरिएबल लोड्स। वेरिएबल लोड्स मतलब आपके W1 W2 W3 हो गए। वेरिएबल लोड्स के लिए लाइफ साइकिल वेरिएबल हो गई आपकी L1 L2 L3, ये लाइफ साइकिल वेरिएबल हो गई। तो इस बेस में जो डायनामिक लोड रेटिंग निकालना है वो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब k जो है, k की वैल्यू अगर मेरा बॉल बेरिंग्स होता है तो k की वैल्यू अपन 3 रख देंगे, और रोलर बेरिंग्स होता है तो k की वैल्यू अपन रख देंगे 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, कल अपन लोग रिलायबिलिटी ऑफ बेरिंग देखेंगे और बॉल बेरिंग का सिलेक्शन देखेंगे। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स हों वो आप डाउट्स मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे ही कल ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, देन उसके बाद में मैं बॉल बेरिंग का टेस्ट आप लोगों का थर्सडे को लूंगा। थर्सडे को आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स दोनों का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अब मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही अपन बंद करते हैं। कल का टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग 10:30 शार्प अपन लोग टुमारो स्टार्ट कर देंगे अपना ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, 10:30 पे मैं दोबारा आपको कल यहीं मिलूंगा आपके FB ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।